पिछड़ापन एक अहम मापदंड होता है इस स्टेटस के लिए। तो अगर आप देखिएगा तो बिहार अ, हर एक मायने में अगर राष्ट्रीय औसत देखा जाए तो उसमें निश्चित रूप से ही पिछड़ापन है इसमें। पहला पिछड़ापन तो आप देख सकते हैं कि औद्योगिक रूप से मानसून का समय चल रहा है और पूरा उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ की चपेट में है। जो दक्षिणी बिहार है वहाँ पे सुखाड़ की समस्या है, जिसकी वजह से जो हमारे किसान भाई होते हैं उनकी जो सिंचाई की व्यवस्था होती है वो बहुत हद तक टूट जाती है। बिहार भी की भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल के साथ, और अगर आप उस तरफ जाइएगा नेपाल के तरफ जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर स्थिति जो है लोगों की सामाजिक या आर्थिक वो और भी काफ़ी बदहाल है। जयप्रकाश नारायण जी ने जो इंदिरा गांधी जी को सत्ता से हटाया, कांग्रेस ने इसका बदला भी लिया। जब बाद में इंदिरा गांधी जी आए तो उन्होंने फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लगा दी। फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत अब ये हो गया कि चाहे आप झारखंड से कच्चा सामान लोहा या कोयला उठाइए या गुजरात से उठाइए या तमिलनाडु से उठाइए, आपको एक ही रेट देना पड़े। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जो बिहार की माटी से आते थे, जो बिहार के पुत्र थे, एक आम बिहारी जिसने इंदिरा गांधी जी की सत्ता को खत्म कर दिया, उसका बदला कांग्रेस ने 70 और 80 के दशक में पूरे बिहार से लिया। पूरी तरीके से विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे समस्त 12 करोड़ बिहारी के जो लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं उसको सुनेंगे और हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारियन है। बिहार स्पेशल स्टेटस मांग रहा है, उस राह पर बिहार आगे बढ़ चुका है। 29 जून को दिल्ली में जो जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें बजाबते प्रस्ताव भी पारित करा दिए नीतीश कुमार। अब देखिए, बीते 4-5 दिनों से अगर हम देखें तो अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी हो या श्रवण कुमार हो, पार्टी के सभी नेता मुखर होकर बोल रहे हैं जदयू के कि हमको स्पेशल स्टेटस चाहिए, और अगर स्पेशल स्टेटस ना भी मिले तो कम से कम बिहार को विशेष पैकेज मिले, स्पेशल पैकेज मिले। चिराग पासवान ने भी इस पर खुलकर अपनी बातें रखी हैं। 10 दिन पहले का बात है। चिराग ने भी साफ कहा था कि लंबे समय से हम मांग रहे हैं और केंद्र को अब इस पर विचार करना चाहिए। स्पेशल स्टेटस होता क्या है, क्यों बिहार को मिले स्पेशल स्टेटस, विशेष राज्य के दर्जे की मांग बिहार में 20 सालों से क्यों उठ रही है, इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नेता और साथ में शिक्षक, बीपीएससी के टीचर हैं राहुल सहाय, इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, आज नेता और शिक्षक दोनों से ये सवाल रहेगा, विशेष राज्य के दर्जे पर आपकी पार्टी भी यह मांग कर रही है। चिराग ने भी कह दिया है कि हमारे पिता भी इस पर चर्चा किया करते थे। पहले सर, स्पेशल स्टेटस क्या होता है ब्रीफ में बता दीजिए, और फिर बिहार को क्यों मिलना चाहिए, बिहार क्या एलिजिबल है, क्या कंडीशंस फुलफिल होते हैं कि बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा जो है वो बिहार का एक आप कह सकते हैं कि लेजिटिमेट डिमांड है। विशेष राज्य का दर्जा जो दिया जाता है वो पिछड़ापन एक अहम पैरामीटर होता है, मापदंड होता है, जिस पे केंद्र सरकार जो है वो विशेष राज्य का दर्जा राज्यों को देती है। अभी मौजूदा स्थिति में कुल 11 राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। जैसा मैंने आपको कहा कि पिछड़ापन एक अहम मापदंड होता है इस स्टेटस के लिए। तो अगर आप देखिएगा तो बिहार हर एक मायने में अगर राष्ट्रीय औसत देखा जाए तो उसमें निश्चित रूप से ही पिछड़ापन है इसमें। पहला पिछड़ापन तो आप देख सकते हैं कि औद्योगिक रूप से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बिहार में नहीं है। कुछ जो पहले थे भी, वो जब से झारखंड बना तो जो हमारी खनिज संपदा थी वो सब झारखंड में चली गई। और आज भी अगर आप देखिएगा तो बिहार में औद्योगिक रूप से जो निवेश है वो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ज़्यादा नीचे है, बहुत कम है। तो औद्योगिक एक तो पिछड़ापन हुआ। दूसरा, भौगोलिक दृष्टि से भी अगर आप देखिएगा पिछड़ापन, तो उत्तरी बिहार जो है वो हर समय बाढ़ में ग्रसित रहता है। अभी ही मानसून का समय चल रहा है और पूरा उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ की चपेट में है। जो दक्षिणी बिहार है वहाँ पे सुखाड़ की समस्या है, जिसकी वजह से जो हमारे किसान भाई होते हैं उनकी जो सिंचाई की व्यवस्था होती है वो बहुत हद तक टूट जाती है। तो भौगोलिक दृष्टि से भी देखा जाए तो उत्तरी बिहार बाढ़ के चपेट में रहता है और दक्षिणी बिहार जो है वो सुखाड़ की चपेट में रहता है।
अगर आप राष्ट्रीय पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से भी अगर आप देखिएगा तो पर कैपिटा इनकम मतलब आर्थिक पिछड़ापन भी बिहार में है। जहां एक तरफ आपको केंद्र की जो औसतन पर कैपिटा जीडीपी समवेयर अराउंड 1,20,000 के लमसम में है, वहीं बिहार की 60,000 है। तो अगर आप देखिए तो आर्थिक रूप से भी पिछड़ापन है। उसके बाद एक अगर आप मापदंड देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं की, कि जो मैंने आपको कहा कि 11 राज्य जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो उनमें से बहुत सारे राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं। बिहार भी की भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल के साथ। और अगर आप उस तरफ जाइएगा नेपाल के तरफ जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर स्थिति जो है लोगों की सामाजिक या आर्थिक, वो और भी काफ़ी बदहाल है। तो हर एक पैमाने से मापदंड से अगर देखा जाए तो बिहार में राष्ट्रीय औसतन काफ़ी पिछड़ापन है। और इस बात का जो डिमांड है वो कोई आज की बात नहीं है। वो परंपरागत कोई भी नेता हुए, चाहे बिहार के वो किसी भी राजनीतिक दल के हुए, उन्होंने ये आवाज़ हमेशा केंद्र से उछाला है। एक तो हम लोगों को राजनीतिक दुश्मनी भी झेलनी पड़ी कांग्रेस से। अब आपको याद होगा जयप्रकाश नारायण, प्रखर समाजवादी नेता, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति की और इंदिरा गांधी के सत्ता को चुनौती दी और सफल तरीके से इंदिरा गांधी जी को सत्ता से हटाया। तो जो जयप्रकाश नारायण जी ने जो इंदिरा गांधी जी को सत्ता से हटाया, कांग्रेस ने इसका बदला भी लिया। जब बाद में इंदिरा गांधी जी आए तो उन्होंने फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लगा दी। फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत अब ये हो गया कि चाहे आप झारखंड से कच्चा सामान लोहा या कोयला उठाइए, या गुजरात से उठाइए, या तमिलनाडु से उठाइए, आपको एक ही रेट देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जो उस समय 70 से लेकर 90 के दशक में जो उद्योगपति थे, उन लोगों ने झारखंड से सामान, जो अभी झारखंड है, जो पहले दक्षिण बिहार हुआ करता था, वहाँ से सामान लेना बंद कर दिया। और केंद्र की इस नीति की वजह से बिहार को एक अच्छा खासा घाटा भी सहना पड़ा था। ये उस ज़माने के अखबारों में हर दिन सुर्खियों में रहता था। तो एक तो ज्योग्राफिकल दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार निश्चित रूप से पिछड़ा रहा है। और केंद्र की अगर तुष्टीकरण की राजनीति देखें तो उसकी वजह से भी बिहार को काफ़ी दिक्कतें सामना करना पड़ा। और दूसरी बात है कि अगर हमें स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल जाएगा तो इसमें जो केंद्र की नीतियां होती हैं, जिसमें राज्यों को 60% राज्यों को बहुत सी नीतियों में 60% और केंद्र को 40% ऐसे जो देना पड़ता है, वो कहीं हद तक 90 और 10 के रेशियो में आ जाएगा कि 90% पैसा जो होगी वो सेंटर देगी, केंद्र देगी किसी नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और 10% जो होगा वो बिहार का लगेगा। तो इससे बिहार के राजस्व भी बचेंगे। तो बिहार का जो राजस्व बचेगा उससे हम लोग और भी जो हमारी नीतियां रहेंगी, जैसे कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने की नीतियां, या फिर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की नीतियां, या फिर आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी, स्वास्थ्य की नीतियां, इस पे बिहार सरकार और भी ज़्यादा खर्च कर पाएगी अपने लोगों में। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे जितने भी घटक दल के नेता हैं, वो हर बार इस स्पेशल स्टेटस की मांग को उछालते हैं। 11 राज्यों का आपने जिक्र किया सर कि उनको मिला हुआ है विशेष राज्य का दर्जा, जिसमें मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य होंगे करीब करीब। बिहार क्या, चूंकि वो पहाड़ी इलाका है, दुर्गामी इलाका है, ट्राइबल्स पीपल वहाँ ज़्यादा रहते हैं, और वहाँ के विकास में वो चीज़ें नहीं पहुँच पाई आज़ादी के बाद से जो अन्य राज्यों को वो सुविधा मिली। बिहार को तो वो सुविधा मिलती रही सर। बिहार राजनीति का सेंटर रहा है शुरू से बिहार में, मतलब देश में। आज भी देखिए लोकसभा में सबसे अधिक चर्चा बिहार की हो रही थी। तो आपको नहीं लगता है कि विशेष राज्य के अलावा यहाँ के राजनीतिक कमजोरी के चलते भी बिहार जो है वो काफ़ी पिछड़ा मतलब राज्य रह गया यहाँ पर? देखिए, आपके सवाल के दो पहलू हैं। पहला जो आपने उल्लेख किया कि कुछ राज्य जो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के हैं, जो कि भौगोलिक दृष्टि से जहाँ पे चैलेंजेस हैं, कोई पर्वतीय क्षेत्र रहा है। तो देखिए, ये जो भौगोलिक दृष्टि जो केंद्र सरकार मापदंड बनाती है, तो वो भौगोलिक दृष्टि इसलिए बनाती है कि भौगोलिक दृष्टि बहुत हद तक पिछड़ेपन का एक कारण होता है। मैंने वही आपको अभी भी बताया कि बिहार में भले पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन बिहार बाढ़ और सुखाड़ दोनों से हर समय ग्रसित होता है। तो पिछड़ापन हुआ कि नहीं हुआ? अब जो नदियाँ, लैंडलॉक स्टेट की भी बात करते हैं। नहीं, बिहार तो लैंडलॉक्ड स्टेट है। यहाँ जो बाढ़ आती है वो समुद्र की वजह से थोड़ी आती है, वो तो नदियों की वजह से आती है। और बिहार में नदियाँ हैं तो, लेकिन चाहे वो बाढ़
समुद्र की वजह से आए, चाहे वो नदी की वजह से आए, बाढ़ आया ना, आम लोगों की जीवन जो है वो बहुत हद तक प्रभावित हुई ना। तो जो बाढ़ की समस्या रही है और जितने भी मैंने आपको पिछड़ापन गिनाया, वो सब तो एक कारण है ही, और साथ ही साथ आपने खुद ही कह दिया कि राजनीतिक दृष्टि की वजह से भी बिहार को ये सब झेलना पड़ा। तो वही मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की सरकार ने जब फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाया, तो वो केंद्र की नीति थी फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, और वो लाया ही गया था कि श्रीमान स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण, जो बिहार की माटी से आते थे, जो बिहार के पुत्र थे, एक आम बिहारी जिसने इंदिरा गांधी जी की सत्ता को ख़त्म कर दिया, उसका बदला कांग्रेस ने 70 और 80 के दशक में पूरे बिहार से लिया है। तो निश्चित रूप से राजनीतिक तुष्टीकरण और राजनीतिक भेदभाव भी एक बहुत हद तक जिम्मेवार रही है, जिसकी वजह से बिहार पिछड़ा हुआ था। अच्छा, 22 जुलाई से 6 दिन के बाद 22 जुलाई से लोकसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। मोदी 3 गवर्नमेंट का ये पहला बजट सत्र है। निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। 23 जुलाई को हो सकता है कि बजट पेश कर दिया जाए, जिसकी उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी कितनी सीरियस है बिहार को स्पेशल पैकेज देने में या स्पेशल स्टेटस देने में? क्या लग रहा है इस बार मिलेगा बिहार को? आपकी पार्टी का क्या अनुमान है? मांग तो कर दिए हैं चिराग पासवान, या अभी और इंतजार करना पड़ेगा बिहार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हर समय बिहार की जो डिमांड्स रही हैं, जो बिहार के कंसर्न्स रहे हैं, उसको अगर किसी पार्टी ने हर समय यथासंभव तरीके से अगर समाहित करने की कोशिश की है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एक, और चाहे जो भाजपा के पहले आपको अध्यक्ष भी थे जेपी नड्डा जी, वो खुद बिहार से उनका अच्छा खासा लगाव है। उन्होंने अपनी शिक्षा भी जो है वो बिहार में ही की थी, पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने की है, जन्म भी उनका पटना का ही है। तो भाजपा के ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो बिहार के पिछड़ापन और बिहार के जो लेजिटिमेट डिमांड है उनसे वाकिफ़ हैं। तो निश्चित तौर से हमें पूरी तरीके से विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे समस्त 12 करोड़ बिहारी के जो लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं उसको सुनेंगे और हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। और ये एक ऐसा भी नहीं है कि एक हस्ताक्षर हुआ और मिल गया, इसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ भी, रोक भी लगा रखा है। हाँ, वही मैं बोला। लेकिन अगर आप रघुराजन कमेटी अगर आप देखिएगा, रघुराजन कमेटी, तो रघुराजन कमेटी ने भी इसकी सिफारिश की थी कि भाई बिहार जो है वो लीस्ट डेवलप्ड स्टेट है। तो वही है, सरकार में बहुत सारी कमेटियां होती हैं जो इसके फेवर में आती हैं, बहुत सारी कमेटियां ऐसी भी होती हैं जो कि इसके फेवर में नहीं होती हैं। तो ये एक जटिल यात्रा है बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा दिलाना। लेकिन हम लोग शुरू से किसी भी संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहे हैं, और ख़ासकर आम बिहारी के जो संघर्ष है उसको हम लोग लड़ते हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, आगे भी जूझते रहेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस टर्म में हमें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होगा। चलिए, तो अगले 5 सालों के अंदर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। बिहार में प्रति व्यक्ति आय की बात कीजिए, बाढ़ सुखाड़ की बात कीजिए, औद्योगिकरण की बात कीजिए, हर मामले में बिहार कहीं ना कहीं पिछड़ा है। और अब भी ये वो समय आ चुका है जब बिहार अपनी मांगों को लेकर अड़े और लोकसभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर पुनर्विचार करें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इस पर सार्थक चर्चा हुई है। हमारे साथ लोजपा रामविलास के युवा नेता राहुल साहब मौजूद थे। हम फिर जुड़ेंगे इनके साथ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।